म्यूचुअल फंड से अगर आप अग्रेसिव रिटर्न पाना चाहते हैं तो सिंपल सा चीज है कि आपको अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि आपको सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब अगर सेक्टोरल फंड के बजाय आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिले जहां पर कि आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़े और सेक्टर एलोकेशन भी शिफ्ट कर सकें, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन में आप अगर वो सेक्टर खराब कर रहा है तो आप स्विच नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि आप बिजनेस साइकिल में इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजनेस साइकिल फंड में कैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने दिनों के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम रिव्यू करेंगे बंधन म्यूचुअल फंड का बिजनेस साइकिल फंड के विषय में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं लगभग 2 दशकों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं और मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह चीज बता दूं कि बिजनेस साइकिल क्या है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं और इस वीडियो के आई बटन में मैं वो लिंक दे रहा हूं जहां पर कि आप एचडीएफसी बिजनेस साइकिल और बिरला सन म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस साइकिल फंड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं उसे भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बिजनेस साइकिल क्या होते हैं और बिजनेस साइकिल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल्स में बताई है। तो मैं आपको फिर से बिजनेस साइकिल क्या होता है ये नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे आपको लिए चलता हूं कि आप अगर बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है और कौन कौन से सेक्टर्स बिजनेस साइकिल में किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि बंधन का ये जो बिजनेस साइकिल फंड है इसका एनएफओ पीरियड 10 सितंबर से 24 सितंबर तक का है। तो सबसे पहले जाने कि बिजनेस साइकिल क्या है। ये मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा कि एक्सपेंशन फेज, पिक फेज, कंट्रैक्शन फेज और स्लम्प फेज, ये 4 फेजेस होते हैं इकोनॉमी के। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि पिछला 2005 से लेकर के 2023 में हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्लम्प फेज और एक्सपेंशन फेज या कॉन्ट्रैक्शन फेज कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि 2005 से 2008 का जो फेज था वो एक्सपेंशन फेज था, और कॉन्ट्रैक्शन फेज की अगर हम बात करें तो 2011 से 2013 या यूं कहें तो 14 के मिड तक कॉन्ट्रैक्शन फेज था। वही येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ये है आपका कोविड का पीरियड, जहां पर कि हम लोगों ने अचानक से मार्केट को काफी वोलेटाइल होते हुए देखा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इकोनॉमिकल साइकिल चेंज होता है तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी ईपीएस और पीई के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसका इफेक्ट हमारी जो इंडेक्स है उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ईपीएस और पी रेशियो किस तरह से वोलेटाइल हो जाता है। और यहाँ पर आप 500 जो निफ्टी 500 है जो कि इस फंड का बिजनेस साइकिल फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टीआरआई है, और उसका रोलिंग रिटर्न का भी यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है कि उसमें भी किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस साइकिल फंड को क्यों चुनना चाहिए। इसका जवाब इस स्लाइड से दिया जा सकता है कि एक्सपेंशन फेज, पिक फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज और स्लम्प फेज में कौन कौन से सेक्टर हैं जो अच्छा करते हैं और कौन कौन से सेक्टर हैं जो खराब करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन और पिक का जो समय चलता है उसमें फिनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट और मेटल सेक्टर अच्छे करते हैं, और दूसरी तरफ आईटी, कंज्यूमर स्टेपल, फार्मा और एनर्जी का जो सेक्टर होता है वो अच्छा नहीं करता है जब इकोनॉमी एक्सपेंशन और पिक मोड में होती है। वही उल्टा होता है जब कॉन्ट्रैक्शन और स्लम्प फेज में जब इकोनॉमी जाती है तो आईटी, कंज्यूमर स्टेपल, फार्मा और यूटिलिटी अच्छा करने लगते हैं, और आपका फिनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी और रियल एस्टेट ये सेक्टर अच्छा नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन का। और दूसरा चीज, एक चीज और यूनिक चीज देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं होता है कि कभी अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है या मार्केट अच्छा कर रहा है तो सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं इस स्लाइड से कि एक साल था 2012 का जब मार्केट ने निफ्टी अगर 500 टीआरआई की बात करें तो 33% का रिटर्न दिया है। इस मार्केट में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो सेक्टर था वो था बैंकिंग सेक्टर, जिसने 56% का रिटर्न दिया। वहीं पे ऑटो सेक्टर ने 42% का रिटर्न दिया। लेकिन इस मार्केट में भी आईटी जैसा सेक्टर लगभग 2% नेगेटिव रहा। दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं कि जहां पर मार्केट नेगेटिव रिटर्न दिया, उस सिचुएशन में भी कुछ सेक्टर ऐसे थे जो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। वो है कैलेंडर ईयर
2011 का, जहां पर कि निफ्टी 500 ने 33% का तो 26% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और वहीं पे हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर था जो लगभग 9% पॉजिटिव था। और सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेक्टर ने खराब किया था तो वो है मेटल सेक्टर ने, जहां पर कि 47% का डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था। तो विद इन द मार्केट इटसेल्फ अलग अलग सेक्टर हैं जो टाइम टू टाइम अच्छा करते हैं और टाइम टू टाइम खराब करते हैं। तो ये फंड ऐसा है जो कि मतलब न सिर्फ बिजनेस साइकिल को देखेगा बल्कि मार्केट को भी देखेगा सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से कि कौन सा सेक्टर किस समय में एलोकेट करने लायक है। तो अब बात आती है कि बंधन का बिजनेस साइकिल फंड में आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे। इसका पहला स्लाइड ये बताता है कि बंधन म्यूचुअल फंड अपना जो इस फंड को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है वो है 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है? इसमें तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। पहले माइक्रो लेवल पर यह देखा जाएगा कि जीडीपी का जो ग्रोथ है, इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन का सिनेरियो क्या है, इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो क्या है, और उसके बाद से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं है। ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी की जो साइकिल है उसको इन्फ्लुएंस करती है। इन चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा और इसके हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन की मैंने सेक्टर सिलेक्शन किया जाएगा। अब जब सेक्टर सिलेक्शन की बात आती है तो सेक्टर का जो साइकिल होता है उसमें जो चीजें इफेक्ट करती है, जैसे कि सेक्टर स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं कि डिमांड और सप्लाई का पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्रिएशन किस तरह की हो रही है, या फिर ये सारी चीजों को देखने के बाद से एक बॉटम अप अप्रोच अप्लाई किया जाएगा। अब तीसरा जो वैल्यूएबल चीज इसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो है इक्विटी मार्केट के साइकिल को देखना। इक्विटी मार्केट के साइकिल को किस तरह से देखा जाएगा कि एग्रीगेट अर्निंग क्या है उस सेक्टर का, फिर उसके बाद से सेंटिमेंट क्या है, मतलब एफआईज किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, एफआईज पैसा डाल रहा है कि निकाल रहा है, डीआईज का क्या माने रोल है, और उसके बाद से रिटेल पार्टिसिपेशन किस तरह का है। इन सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा अप्रोच है कि आप जो मैंने स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो देखेंगे, हो सकता है कि 1-2 साल बाद आप देखेंगे कि ये पोर्टफोलियो पूरा रिशफल हो गया है। तो इस तरह का अप्रोच लिया जाएगा। यहां पर फ्रेमवर्क दिखलाया जा रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन का जो फ्रेमवर्क होगा वो किस तरह का होगा। सबसे पहले सेक्टर को सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, और जब सेक्टर सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से स्टॉक लेवल पर जो सिलेक्शन किया जाएगा उसके लिए तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, जो इसके प्रोमोटर्स हैं उनका कोई लिटिगेशन या फिर उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन तो नहीं लिया गया है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और उसके बाद से उस बिजनेस का फंडामेंटल देखा जाएगा कि उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और उसके बाद से फाइनली ये देखा जाएगा कि अगर ये बिजनेस सही है, इन्वेस्ट करने लायक है, तो क्या अच्छा बिजनेस फेयर वैल्यूएशन पे खरीदने लायक है क्या। इन चीजों को देख करके उसके बाद से उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इस तरह से इस पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन होगा। यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वीडियो का, इसको भी ध्यान से देखिए कि ये इतने सारे पैरामीटर्स हैं जिसको अगर देखा जाए तो ये समझा जा सकता है कि इकोनॉमी का जो लेवल है वो क्या है, मतलब इकोनॉमी पिक की तरफ है या स्लम की तरफ है या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ है। यहाँ पर किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जा रहा है आप देख लीजिए। डिपॉजिट ग्रोथ कैसा है, कमर्शियल पेपर का इशुएंस कैसा हो रहा है, फॉरेन टूरिज्म का अराइवल कितना है, एक्सपोर्ट का ग्रोथ कैसा है, इंपोर्ट का ग्रोथ कैसा है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कैसा है, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट्स कैसा है, उसके बाद से पेट्रोल कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन, उसके बाद से सीमेंट का प्रोडक्शन, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। उसके बेसिस पर ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। यहां पर आप ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि पॉजिटिव कंजम्पशन, पॉजिटिव फॉर इंडस्ट्रियल, ये सारा चीज इसमें इंडिकेटर के हिसाब से दिखाया भी गया है। तो इन सारी चीजों को देख करके उसके हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन से सेक्टर में हमें एलोकेशन बढ़ाना है और कौन से सेक्टर में हमें एलोकेशन कम करना है। यहां पर वापस से फिर उसी चीज को बताया गया है कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमारा बॉटम अप अप्रोच अप्लाई किया जाएगा कि मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, फंडामेंटल्स कैसा है, और उसके बाद से उसका वैल्यूएशन कैसा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां पर कि ये बताया गया है कि अगर हमको निफ्टी 500 टीआरआई में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड कैसे अलग है। इसके लिए इस फंड में 25% जो वेटेज है उसका प्लस माइनस किया जा सकता है, और 15% कैश भी डिपॉजिट रखा जाएगा टू मिटिगेट द रिस्क। और इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर
काफ़ी एजाइल टेक्निक यूज़ करेंगे कि जब भी कहीं किसी भी सेक्टर में इन्हें लगेगा कि ये सेक्टर सही नहीं कर रहा है, तो तुरंत उस सेक्टर से स्विच करके दूसरे सेक्टर में पोजीशन ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे सेक्टर्स का एलोकेशन एज पर 500 टीआरआई भी दिखाया गया है, और निफ्टी 500 टीआरआई, और उसके साथ-साथ डेविएशन का भी स्कोप दिखलाया गया है। तो इस फंड के मल्टीपल फंड मैनेजर हैं, और लीड फंड मैनेजर के तौर पर देखा जाए तो इसके लीड फंड मैनेजर होंगे विशाल वीरैया, जो कि लगभग 20 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, और ये एक अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, और ये बंधन का इंफ्रास्ट्रक्चर और बंधन का रिटायरमेंट फंड को मैनेज करते हैं। और इनके साथ में ऑफशोर इक्विटी को मैनेज करने के लिए रितिका बेहरा हैं, जो बंधन का यूएस इक्विटी फंड मैनेज करती हैं, और इनका 14 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। डेट पोर्शन को मैनेज करने के लिए इनके साथ में हर्षिल जोशी हैं, जो डेट पोर्शन को भी मैनेज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, चूंकि ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड है, तो यहाँ पर जो ओल्ड एज पर्सन है उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्क वाला फंड है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है और उनको समझ में आता है कि इसमें रिस्क एपिटाइट क्या है और कितना रिस्क हम ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं, 30-35 के उम्र में हैं, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एसआईपी के थ्रू यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, और आपका अपना एक कोर पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो के तौर पर भी आप थोड़ा बहुत एलोकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ये वीडियो का उद्देश्य आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करना या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना नहीं है, बल्कि इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आपके नॉलेज को एनहांस किया जा सके और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड। और यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसमें एलोकेशन किस तरह का किया जाएगा। चूंकि ये इक्विटी और थीमेटिक ओरिएंटेड फंड है, तो इसमें इक्विटी 80% से 100% जा सकता है, और इक्विटी या रिलेटेड ओवरसीज इंस्ट्रूमेंट्स में ये यहाँ पे 20% इन्वेस्टमेंट करने का स्कोप भी रखा गया है, और साथ ही रीट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी 10 से 20% का इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा, और इसके अलावे 20% का होल्डिंग रखा जाएगा कैश के लिए। ये कभी 15% भी हो सकता है, कभी 10% भी हो सकता है। 20% तक का डेट का एलोकेशन भी किया जा सकेगा, और इसमें आप 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 500 रुपये के मल्टीपल्स में आप जितना चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो 200 रुपये का SWP भी कर सकते हैं, और SIP इवन 100 रुपये की SIP भी आप इस फंड में कर सकते हैं। और जहां तक रिस्क प्रोफाइलिंग का सवाल है, चूंकि आप समझ ही रहे हैं कि ये एक थीमेटिक फंड है या सेक्टोरल फंड की कैटेगरी में आता है, तो सबसे हाई रिस्क की कैटेगरी में ये फंड आता है। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहां पर कि हम आपको बताएंगे कि फ्रीडम SIP और प्रॉस्पेरिटी SIP में क्या फर्क है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।